22 अक्टूबर 2018 को अमरावती बडनेरा रोड पर एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना इतनी दर्ददायक थी कि मृतक व्यक्ति का शरीर तितर-बितर हो चुका था। पुलिस के मुताबिक मृतक व्यक्ति काशीराम शिवपाल शेरूकर की उम्र 20 साल है और वह चिकलदरा के गांवखंडी गांव का रहने वाला है। यह बडनेरा के कृषि विज्ञान केंद्र में काम की तलाश में आया हुआ था, लेकिन शाम के वक्त यह नशे में धुत होकर रास्ते से चल रहा था। तभी मृतक को किसी बाइक सवार ने टक्कर मारी और वह ट्रक के सामने जा गिरा। ट्रक नंबर MH 11M5209 ने इतनी जोरदार तरीके से काशीराम को कुचला कि उनके पैर और हाथ शरीर से अलग हो गए और मृतक ने वहीं पर दम तोड़ दिया। बडनेरा पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा कर शव को फौरन ही पोस्टमार्टम के लिए इरविन अस्पताल रवाना किया। हादसे के समय आसपास के लोगों ने वहां पर भारी गर्दी की हुई थी। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर गोरखनाथ दशरथ भगत, जिसकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, को गिरफ्तार कर बदावी की धारा 304A व 289 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस विनोद शुक्ला जामुनकर सिमोरी तालुका निवासी चिकलदरा की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। अमरावती शहर के सांस्कृतिक भवन में सोमवार को राष्ट्रमंच की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता सेवा के लिए है, मेवा का माध्यम नहीं है। पिछले कई दिनों से अपने बागी तेवर दिखाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझ लो हमने बगावत की है। भाजपा सरकार के खिलाफ शब्दों का जहर उगलते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लोकशाही थी, जबकि वर्तमान सरकार में तानाशाही है। पिछले दिनों हुई नोटबंदी से लोग बर्बाद हो गए। इसका सर्वाधिक असर आम लोगों पर पड़ा। नोटबंदी कर हवा हवाई की गई। नोटबंदी का फैसला पार्टी का नहीं था। अगर यह पार्टी का फैसला होता तो सभी को पता रहता। मैं FTI में पुणे में आया, यहाँ से ट्रेनिंग ली कला के क्षेत्र में और उसके बाद संघर्ष किया। संघर्ष में कलाकार बना, कुछ ख्याति हासिल की, कुछ हद तक सफलता हासिल की, नामचीन भी हुआ। लेकिन अंदर एक तड़प रही मेरे अंदर कि मैं अगर स्टार बना हूं तो किसके वजह से बना हूं। आज इतना नाम हुआ या ख्याति मिल रही है, ये किसकी वजह से? देश की और देश की जनता की वजह से। आज जो कुछ भी बना उनकी वजह से हूं। राष्ट्रमंच की ओर से आयोजित जन संवाद में किसान आत्महत्या क्यों हो रही है, नोटबंदी और GST ने हमें क्या दिया, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आर्थिक आपातकाल जैसा माहौल क्यों पैदा हो रहा है, ग्रामीण इलाकों की दुर्दशा चरम सीमा पर क्यों है जैसे मुद्दों पर संवाद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, सांसद संजय सिंह, भाजपा से बगावत कर अपना इस्तीफा सौंप चुके और कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व विधायक आशीष देशमुख, प्रशांत गावंडे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बच्चू कडू ने की। पैसा कुठं खर्च पहिले करायला पाहिजे आणि पाहिजे कुठं व्यवस्था पहिले निर्माण कोणत्या व्यवस्था सगळ्या झाल्या पाहिजे हे सरकारच्या धोरणात अजूनही दिसत नाही। अरे सिमेंटच्या रस्त्यापेक्षा आमचे जर हॉस्पिटल जर चांगले झाले असते तर कदाचित आम्ही चांगले आमचे बाल रस्ते तर वाचले असते। ही होत नाही। जहाँ ज्यादा मदिरा मिलता है वही हमारा काम होता है। जिथे जास्त पैसे वहाँ इथं पैसे टाकण्याची व्यवस्था एकंदरीत आहे। मित्र ज्याची गरज नाही ते केल्याशिवाय राहत म्हणून बुलेट ट्रेन असेल, महासमुद्री मार्ग असेल, अनेक गोष्टी आपल्याला सांगता येईल मित्र। 7वा वेतन आयोग असेल, आमचा बांधकामाचा पगार असेल, गरज नसताना वाढवला।
आणि एकाच झटक्यात वाढवला. 15 मिनिटे चर्चा सभागृहामध्ये झाली नाही आणि अपंगाचा 600 रुपयाचा पगार अजून वाढत नाही, त्याच्यासाठी आंदोलन करतं. ज्याला 2 पाय नाही, हात नाही, डोळे नाही. अरे बजेटचा पहिला पन्ना जर कोणाच्या हाती कोणासाठी लिहिला गेला असला पाहिजे तर तो पहिले माझ्या अपंग बांधवासाठी लिहिला गेला असला पाहिजे आणि दुसरं पान शेतकरी शेतमजुरासाठी असलं पाहिजे. पण बजेटमध्ये तसं होत नाही. आखरी दुःख मांडता आले पाहिजे, समोरच्याचं तशा पद्धतीनं तसं घडून घेता आलं पाहिजे. मित्र, आम्ही पाहिजे का हे दुःखच खऱ्या अर्थानं सभागृहात आम्हाला मांडता आले नाही. आम्ही पक्षाची वकिली करायला लागलो, आम्ही जनतेची वकिली करायला पाहिजे. प्रत्येक आमदार खासदार आम्ही पाहतोय का पुढच्या वेळेला तिकीट भेटली पाहिजे म्हणून आतापासून पीठ घालणं सुरू असतं आणि मग सभागृहात तसेच गोल निघते आणि मग तो ज्या जनतेनं निवडून दिलं त्याची वकिली करत नाही, पण पक्षाची वकिली केल्याशिवाय राहत नाही ही अवस्था. तर वकिली करा आमची करायला पाहिजे होती शेतकऱ्याची आणि ती वकिली करणं आमच्या खासदार आमदारांना सोडून दिलं. ही व्यवस्था याच्यामुळे सगळी निर्माण होतं. कार्यक्रम की शुरुआत शिवाजी महाराज व संत गाड़गे बाबा की प्रतिमा का पूजन कर की गई. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में आना है तो विपक्ष के साथ आएं, क्योंकि इससे सीखने को मिलता है. काफी वर्षों तक कैबिनेट मंत्री था, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा. लोगों से आंखें चुराने का काम किया ही नहीं. बाद में पता चला कि राजनीतिक हमाम में कई दिग्गजों की हालत एक ही समान है. चारों ओर सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है. जनता इन जुमलेबाजों को माफ नहीं करेगी. भाजपा से बगावत विषय पर सिन्हा ने कहा कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश है. तो क्या ये मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं भी कुछ करूं, अपने लोगों के लिए कुछ योगदान दूं, कुछ कोशिश करूं, कम से कम सिंसियरिटी के साथ अपने लोगों के लिए. जिन लोगों ने मुझे बनाया है आज मुझे उनके लिए उतरना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, उनके लिए जिनको आप वांछित कहते हैं, लांछित कहते हैं, उपेक्षित कहते हैं, उनके लिए कुछ करूं. हमें लगा कि ये लोग कभी देश की एकता के साथ, अखंडता के साथ कभी किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते हैं. नेशन इज सुप्रीम. और इसलिए मैं इनके साथ ज्वाइन किया, इनके साथ जुड़ा. और वो भी जब वो अपोजिशन में थे, रूलिंग पार्टी में नहीं गया, मैं अपोजिशन में आया इसलिए कि मेरा मानना था और आज भी मानना है. खासकर मैं यंगर जनरेशन को, युवा पीढ़ी के लोगों को कहता हूं कि अगर राजनीति में जाने का मन बने, जो बनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि राजनीति गंदी होती है या पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल, बदमाशों का आखिरी अड्डा है राजनीति. अगर आप ये कहते हैं तो ये भी कहने को तैयार रहना चाहिए कि गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न्ड बाय द बैड पीपल. अगर अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए बुरे लोगों के शासन में घुट-घुट के जीने के लिए, घुट-घुट के मरने के लिए. इसलिए वर्तमान में भाजपा पार्टी को आईना दिखा रहा हूं. जो गलत है वह गलत है. काम इसी भावना के साथ होना चाहिए और मैं भी इसी भावना से काम कर रहा हूं. कैलेंडर वर्ष के हिसाब से साल में 365 दिन आते हैं. सदन में एक साल में 357 कमिटमेंट किए गए. शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 1970 से देश में HAL जो विमान बना रही है, जिसने बड़े बड़े हवाई जहाज व लड़ाकू विमान बनाए हैं, उसे छोड़कर एक शून्य अनुभव वाली कंपनी को करोड़ों का ठेका दिया गया. राफेल का दाम 600 करोड़ रुपए उपकरणों के साथ तय किया गया था. उसे 1670 करोड़ में कैसे कर दिया गया, यह शोध का विषय है. इस दौरान कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक डॉक्टर दीपक ढोटे व आभार डॉक्टर राजेंद्र हावरे ने किया. प्रस्तावना प्रशांत गावंडे ने की. सभागृह में पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत, विलास इंगोले, डॉक्टर गिरीश खारकर, अधिवक्ता अशोक राठी, दिनेश बूब, प्राध्यापक प्रदीप डंडे,
महादेवराव अलसपुरे, संजय पंत, डॉक्टर विलास उभाड़, प्राध्यापक संजय खड़से, पंकज देशमुख, चंदू खेड़कर, किशोर शिरभाते, राजेंद्र महल्ले, नाना बोंडे आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज देश में किसान ठगा जा रहा है। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी पर काम कर रही है, जुमलों से सरकार नहीं चलाई जाती। नोटबंदी से व्यापारियों व किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका लेखा जोखा कहीं नहीं है। किसान का एक एक पैसा, एक एक पौधा नष्ट हुआ है, लेकिन उसे कोई भी मुआवजा नहीं मिला। 4 वर्षों में किसानों की उपज को नाम मात्र दाम दिया जा रहा है। किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। सरकार को सहयोग देकर हम अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित करना भी जरूरी है और यही वजह है कि अब देश भर में घूमकर उसका प्रायश्चित हम लोगों के द्वारा किया भी जा रहा है। इस वक्त फैसले की घड़ी आ गई है, हम सभी को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रामेबाजी में समूचे विश्व में नंबर 1 है। कुछ भी अनाप शनाप वक्तव्य करते हैं। भ्रष्टाचार, भूखमरी से जनता त्रस्त है। चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। यह सरकार अदानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों की सरकार है। उन्हीं के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। उनके चेहरे पर जो लाली है वह राफेल की दलाली का असर है। इसी जनसंवाद कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक बच्चू कडू ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि वर्तमान में जात पात के नाम पर राजकारण शुरू किया गया है। अब यह लड़ाई गांव तक नहीं बची है, बल्कि शहर में जाकर लड़नी होगी। जातीच्या बाहेर कधी गेला नाही आणि मुद्द्यावर कधी निवडणूक लढल्या गेल्या नाही। या देशातलं सगळ्यात मोठं आम्ही पाहिजे दुष्काळ, सगळ्यात मोठं दुष्काळ आम्ही पाहिजे। आमचे गणित सगळे जात पात धर्माच्या याच्यावर येऊन मजून निघून तिथून तिथं ते थांबून जातं। कारण तेच आहे का आमचं मतदान जात आणि धर्माच्या पलीकडे कधी गेलंच नाही, कधीच जात नाही। मुद्दे काय? रावणाचं दहन करायचं का नाही करायचं? 3-3 हजार वर्षाच्या नंतरच्या मुद्दे आमच्यासमोर ठेवायचे आणि रोज इथे माणसं शेतकरी म्हणतात ते मुद्दे महत्वाचे होऊ शकत नाही, ते चर्चा होऊ शकत नाही, त्याच्यावर आम्ही पाहिजे कधी एखादा स्फोट होऊ शकत नाही। पण रावणाचं दहन त्याच्यावर चर्चा नव्हती। जे मुद्दे कदाचित आता संपलेले आहेत, आम्ही पाहिजे का हे असे जर आम्ही सगळ्यांनी जर वागायला लागलो, जेवढं सरकार दोषी आहे तेवढं जनता सुद्धा दोषी आहे। जनतेने सुद्धा त्या पद्धतीने जर समोर आलं नाही भविष्य आणि तुम्ही आम्ही शहरातले लोक त्या अशा व्यवस्थेनं कामाला लागलो नाही तर मित्र अत्यंत वाईट अवस्था। आपण पाहिजे का 70 वर्षाच्या कालाखंडात साधा भाव मागितला होता। शरद जोशीचं एक गोष्ट अजूनही आठवतं, भीक नको हवे घामाचे दाम। आता भीक तर सोडा, 70 वर्षामध्ये जे आंदोलन सुरू झालं त्याचं साधा आम्ही पाहिजे हवे घामाचे दाम हे 2 शब्द सुद्धा 70 वर्षाच्या राजकारणामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, सेना सगळे फेल झाले। किसान को भी अच्छे दिन आएंगे किसान के लिए। आता भाई और बहनों भाई गेला, बहिणं गायब झाला, एकटा मोदी शिल्लक राहिला की काय असेल? 50% मुनाफा लेकर भाव मिलेगा। कुठला 50% मुनाफा? कुठल्या विचारावर, कुठले कधी घेणार तुम्ही? मित्र आम्ही सांगतो त्या एका मुद्द्यावर सगळा शेतकरी सुखी झाला होता, ज्याच्या मनात कुठेतरी चांगुलपणा आले होते, भाजपच्या बद्दल कुठेतरी चांगलं मन तयार झालं होतं आणि त्याच मनातून जेव्हा मतदान दिलं होतं 50% नफा सोडा भाऊ, 15% आम्हाला भाव भेटत नाही, वस्तुस्थिती आहे। 70 वर्षों तक गांव में रहकर कुछ नहीं मिला। गांव में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा ना के बराबर है। आलम यह है कि इरविन डफरिन अस्पताल में पर्याप्त बेड तक नहीं है। विधायक तथा सांसदों के लिए स्पेशल एसी रूम व बेड की व्यवस्था रहती है। अब आंदोलनों से कुछ नहीं होगा। समस्या का निवारण करने के लिए हाथों में बंदूक लेने का समय आ गया है। वर्षानंतर खेड्या पाड्यात राहणारा कष्ट करणाऱ्या माणसाला बेड नशिबी येत नसत
तर मित्र आंदोलन करून चालणार नाही. उद्या पुढं मागं बंदूक सुद्धा उचलावी लागेल की काय, अशा प्रकारची अवस्था निर्माण होतात की 50 वर्षामध्ये आम्ही पाहतोय का गरीब जिथं जातं तिथं दुःखाचा डोंगर आहे आणि आमदार खासदार आमचे अधिकारी जातं तिथं सगळ्या सुखाचा डोंगर आहे. आमची व्यवस्था हिंदुजामध्ये हॉस्पिटलमध्ये होतं, 4 AC असतं, स्पेशल बेड असतं, स्पेशल नर्स असतं, स्पेशल डॉक्टर असतं आणि आमच्या नशिबी डॉक्टर तर सोडा नर्स पण येत नाही. तुम्ही जर थोडा फेरफटका मारला रोज होणाऱ्या घटना आम्ही पाहतो. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज. अमरावती रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस कर्मचारी अपनी मनमानी करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं. जी हां, अगर कोई व्यक्ति उनके पहचान का हो या फिर उन्हें वो व्यक्ति ठीक ठाक लगे तो फिर वो उसे उसकी गाड़ी पार्क करने की परमिशन दे देते हैं और वह व्यक्ति नो पार्किंग में भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनकी मर्जी के खिलाफ थोड़ी ही देर के लिए सिर्फ अपना लगेज गाड़ी से उतारने के लिए गाड़ी किसी और जगह पर रोक देता है तो आरपीएफ पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आती है. विडंबना की हद तो यह है कि आरपीएफ पुलिस कर्मियों के सामने ही नो पार्किंग में और अवैध जगह पर खड़ी गाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन वह फिर भी उन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते और ना ही उन्हें जंजीरें लगाई जाती हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधारण तौर पर थोड़ी ही देर के लिए कहीं पर खड़ा हो जाए तो फिर आरपीएफ पुलिसकर्मी उसके ऊपर सीधे कार्रवाई के लिए उतारू नजर आ जाते हैं. कर्मचारियों को अपनी इस कार्यशैली को बदलना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पुलिसकर्मी को इसलिए तैनात किया जाता है कि वह जनता की सुविधाओं के लिए सहयोग कर सके, ना कि वह ऐसे काम करें कि जनता को उनकी वजह से असुविधाएं महसूस हो. और आरपीएफ को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतने बड़े अमरावती रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिए सिर्फ एक ही आरपीएफ का जवान काफ़ी नहीं है, बल्कि उस जगह पर कम से कम 4 आरपीएफ जवानों की ज़रूरत है. लेकिन विडंबना देखिए कि पिछले कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही आरपीएफ का जवान इस भार को संभाले हुए है. VCN न्यूज़ के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. आराधना. हाय रे विडंबना, वाह रे असंवेदनशीलता की हद. पता नहीं शहर पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर इतनी रूठी क्यों नजर आती है. न जाने क्यों शहर में अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि वो किसी के घर में घुसकर भी उसे मारने से नहीं डरते. मौजूदा हादसा भी कुछ ऐसा ही है. राजापेट पुलिस स्टेशन में दर्ज NC नंबर 18 भादावी की धारा 323 504 और अर्जदार हैं अनीश कुमार शिवलियन महतो, जिनकी उम्र 45 साल बताई जाती है और वो मायानगर के रहवासी हैं. रानी प्रोविजन के पास ही इनका अपना छोटा सा
मिनरल वाटर का बिजनेस है और वह लोगों को प्यूरिफायर पानी मुहैया कराने का काम करते हैं। लेकिन इनकी दुकान पर 2 व्यक्ति आते हैं और इनसे पानी की कैन मांगते हैं। ये बिना किसी एडवांस पेमेंट के पानी की कैन देने के लिए इनकार कर देते हैं। बस फिर क्या था, आरोपियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह इनके वाटर प्लांट पर ही इन्हें मारने लगते हैं। इसके बाद राजापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। राजापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद राजापेट पुलिस स्टेशन फरियादी का मेडिकल टेस्ट करवाती है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जांच और तपास कर वह आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन कर घर भेजा देती है। उसके बाद यह इंतजार करते हैं, लेकिन राजापेट पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती। छोटे गुनाह से ही कोई अपराधी बड़े गुनाह की तरफ बढ़ता है, इसीलिए राजापेट पुलिस स्टेशन को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए। अगर राजापेट पुलिस आज असंवेदनशीलता दिखाते हुए अपराधियों को यूं ही छोड़ देगी तो फिर कल उन अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। अपराधियों के हौसले ना बढ़ें, इसलिए पुलिस को कार्यवाही करना जरूरी है। फरियादी के वाटर प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस सारी ही वारदात को कैद कर लिया। इसमें आरोपियों की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके बावजूद पता नहीं पुलिस को और किन पर्याप्त सबूतों की जरूरत है कि वह अब तक खामोश बैठी हुई है। कैन के लिए 2 जने आए, जैसे उन्होंने कैन मांगे, हमने डिपॉजिट मांगा। डिपॉजिट मांगने पे उन्होंने गाली गलौज किया और निकल बताता मैं बाहर निकला तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो सीसीटीवी में कैद है हमारे। उस पर पुलिस में हम आकर के रिपोर्ट किए, लेकिन पुलिस वाले ने आज तक की कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे आंख को मार लगा था, यहाँ से ब्लड निकली थी। हमने आके यहाँ से इरबिन में लेके गए, वहाँ पे इन्होंने हमारा मतलब मेडिकल कराए, वहाँ पे 2 सुई दिए, टेबलेट दिए। आकर के FIR नोट करके अभी तक के पुलिसकर्मी को हमारे यहाँ तहकीकात करने की फुर्सत नहीं मिली। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई के साथ रोशन उमक की रिपोर्ट। बुल्डाना जिले में 22 अक्टूबर 2018 को महादेव कोली समाज द्वारा मलकापुर के करीब पूर्णा नदी के पाट में कश्ती में बैठकर आमरण अनशन शुरू किया गया। अनुसूचित जमाती में मना करके शासन की ओर से गलत निकट लगाने के कारण समाज को अनुसूचित जमाती के प्रमाण पत्र नहीं मिलने से एक समाज बंधु ने आत्महत्या की कोशिश की थी। उसे न्याय दिलाने और महादेव कोली समाज को अन्य समाज की तरह ही उन्हें अनुसूचित जमाती के प्रमाण पत्र दिए जाएं, इस मांग को लेकर सीधे पूर्ण नदी पाट में आमरण अनशन शुरू किया गया है। जब तक यह सारी मांगे मान्य नहीं होती तब तक अनशन से समाज पीछे नहीं हटेगा, ऐसा निर्णय आंदोलन कार्यकर्ताओं ने लिया है। आम्हाला मोर्चाकडून 2 महिने झालेले आहे। आदिवासी कोळी महादेव समाजावर जो वर्षानुवर्षे अन्याय होत चाललेला आहे, संविधानिक आम्हाला अधिकार मिळालेला आहे, परंतु शासनाने वेगवेगळे GR काढून आम्हाला वेठीस धरून आमच्या समाजाला एका प्रकारे अन्यायाला बळी पाडण्याचं काम या शासनाने केलेलं आहे। त्यासाठी आम्ही मोर्चा काढला, परंतु एवढा मोठा मोर्चा काढून सुद्धा आम्हाला शासनाने कुठलाच न्याय दिला नाही आणि आता अन्नत्याग आंदोलन आम्ही पूर्णा नदीच्या पात्रामध्ये बेमुदत करत आहोत। महाराष्ट्र के कई परिसर में कोली समाज को अनुसूचित जमाती का प्रमाण पत्र मिलता, किंतु बुल्ढाना जिले के कोली बंधुओं पर अन्याय क्यों, ऐसा सवाल भी उपस्थित हो रहा है। बुलढाणा जिल्हा हा मातृतीर्थ जिल्हा म्हणून ओळखला जाणारा जिल्हा आहे। या जिल्ह्यामध्ये राहत असलेला महादेव कोळी समाज हा अत्यंत हरातीचं जीवन जगणारा समाज आहे। बुलढाणा जिल्ह्यातील कोळी महादेव समाजातील विद्यार्थ्यांकडे शिष्यवृत्ती मिळत नाही। तर त्यामुळे कसं आहे, त्यांच्याकडे जातीचे सर्टिफिकेट नसल्यामुळे शिष्यवृत्ती मिळत नाही आणि शिष्यवृत्ती मिळत नसल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यामधील मोताळा तालुक्यातील पुरा गोतमारा या गावामधील MCA शिक्षण घेत असलेल्या संजय मधुकर तायडे नावाच्या विद्यार्थ्याला आत्महत्या करावी लागली। इतकी बिकट परिस्थिती बुलढाणा जिल्ह्यातील कोळी महादेव समाजाची आहे। कोळी महादेव समाजावर होत असलेला अन्याय जर या शासन प्रशासनानं जर तात्काळ या विषयावर दखल घेतली नाही तर येणारं आंदोलन हे खूप उग्र स्वरूपाचं आंदोलन राहील, असा इशारा मी या ठिकाणून देतो। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। कानून इसलिए है कि लोगों को उससे बेहतर सुविधाएं मिल सके और लोग
कानून के दायरे में रहकर काम करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन कभी कभी यह कानून लोगों की जिंदगी और जीवन शैली व रोजी रोटी के आड़े भी आ जाता है। जी हाँ, दिवाली का समय है, लोग तरह तरह की चीज़ें मार्केट से लाकर अपनी दुकानों में सजा रहे हैं। भले ही उनकी वह दुकान सड़कों किनारे या फिर वन विभाग की जगहों पर अतिक्रमण के तौर पर लगी हुई हों, लेकिन बहरहाल त्योहारों के इस सीज़न में कई बेचारे गरीब लोग अपनी दुकानों के लिए बाजार से पैसे उधार लेकर सामान तो ले आए, लेकिन विडंबना देखिए कि कानून का डंडा भी इसी वक्त चलना था। जिला अधिकारी वाशिम के ऑर्डर के मुताबिक कारंजा लाड़ में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई और इस मुहिम में कारंजा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, इसके साथ ही साबा विभाग कारंजा, वन विभाग कारंजा और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण के हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें दिवाली में बेहतर मुनाफा कमाने की आस में अपनी दुकानों में माल भरकर बैठे न जाने कितने ही दुकानदारों व हाट ठेला चालकों की दुकानें उजाड़ दी गई। अब उनके सामने अपना पेट पालने का संकट आ चुका है और वह लोग कह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण हटाना ही था तो कम से कम दिवाली का त्योहार हो देने दिया जाता। वाकई अगर दिवाली तक इंतजार कर भी लिया जाता तो कारंजा नगर पालिका व वन विभाग और दूसरे अधिकारियों पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ता पता नहीं, लेकिन कम से कम कुछ गरीब लोगों की रोजी रोटी का आसरा तो नहीं उजड़ता। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के पहले इन सब चीज़ों का ध्यान और तीज त्योहार को भी बड़ी बारीकी से परखना चाहिए। अब बेचारे उन दुकानदारों में यह चर्चा है कि जब उनकी दुकानें ही नहीं रही तो फिर वो इस माल का क्या करें, क्यों ना इस माल को आग लगा दी जाए, ऐसा वहां के बेचारे गरीब दुकानदार सोच रहे हैं। VCN न्यूज के लिए अक्षय लोटे की रिपोर्ट, कारंजा। राशन का अनाज न मिलने से त्रस्त एक लड़की ने विषारी औषध प्राय से आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना हम गांव तहसील के पलशी बुजुर्ग में 19 अक्टूबर की रात में घटी। आत्महत्या का प्रयास करने के पूर्व उस व्यक्ति ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें राशन दुकानदार सहित 3 लोगों द्वारा परेशान किए जाने का उल्लेख किया गया था। इस घटना से जिले भर में सनसनी फैली हुई है। आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण राशन दुकानदार ने अनाज देने से इनकार किया। फलस्वरूप बुल्ढाना जिले के मोताला तहसील में भूख बलि की धक्कादायक घटना पिछले महीने में उजागर हुई थी। इसी तरह से मोहकर तहसील के एक निराधार और वृद्ध महिला को अनाज नकारने की घटना हाल ही में 19 अक्टूबर को राशन का अनाज कम मिलने की शिकायत की, तब राशन दुकानदार सहित तीनों ने जान से मारने की धमकी दी। इन तीनों से परेशान होकर खामगांव तहसील के पलशी बुजुर्ग की पांडुरंग शंकर रेवस्कर नामक 40 वर्षीय लाभार्थी ने विषारी औषध पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। तत्पूर्व राशन धान्य दुकानदार चौहान, विलास खरपकार, संघरक्षक ठोसरे इन तीनों के त्रास के कारण आत्महत्या करने का संदेश व्हाट्सएप पर वायरल किया। इसके पश्चात आत्महत्या करने के बारे में रेवस्कर ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा है। फिलहाल उसे अकोला के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम 6 बजे के बीच पांडुरंग रेवस्कर ने गांव के शमशान भूमि समीप अपने खेत में विषारी औषध पदार्थ पिया। तत्पूर्वी कुछ लोगों को फोन पर ही जानकारी दी, जिस कारण रिश्तेदारों ने उसको तलाश कर रात में उपचार के लिए अकोला जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। भारतीय सेना में अलग अलग दलों के लिए अलग अलग पदों पे भर्ती के लिए 23 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 के दौरान जवाहरलाल नेहरू क्रीड़ा संकुल अमरावती में सैन्य भर्ती का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम ARO की तरफ से किया जा रहा है। यह सैन्य भर्ती 10 दिनों तक चलने वाली है। सैन्य भर्ती में
अंदाजी लगभग 50,000 जवान शामिल होने वाले हैं। 50,000 जवानों के आने की आशंका है। हर एक दिन 5 से 6,000 लड़के यहाँ पर आने वाले हैं। ये बच्चे विदर्भ के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। आम आदमी युवा आघाड़ी अमरावती आप यूथ विंग ने सैन्य भर्ती के लिए आने वाले बच्चों के लिए 10 से 12 दिन मुफ्त रहने की व्यवस्था की है और यह मुफ्त निवास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक इरविन हॉस्पिटल के पास बनाया गया है। आम आदमी पक्ष के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इनके हाथों से इसका उद्घाटन संजय सिंह व प्रमुख मार्गदर्शक लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल इन्होंने बच्चों की भर्ती के लिए मार्गदर्शन भी किया। लेकिन विडंबना देखिए कि इस भर्ती सेवा में बड़े पैमाने पर युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें ना ही पीने के पानी की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और ना ही उनके सोने व उठने बैठने के लिए बेहतर स्थान उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बीते 12 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही बच्चों के सुरक्षा व उनके आरोग्य और उनके रहने व इनके दीगर चीज़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। दिनांक 23 ऑक्टोबर 2018 ते 3 नोव्हेंबर 2018 या दरम्यान अमरावती येथे सैन्य भरती आयोजित केलेली आहे। त्या अनुषंगाने या संपूर्ण या 10 जिल्ह्यांमधून 50,000 विद्यार्थी इथे येत आहेत। एका दिवशी 5-5 हजार विद्यार्थी येतील। परंतु आम्ही आप यूथ विंग तर्फे आपण एक इथे आंबेडकर चौकामध्ये शेल्टर म्हणजे मोफत निवाऱ्याची व्यवस्था केलेली आहे। काल आम्ही चित्र पाहिलं की इथले जे स्थानिक प्रशासन आहे ते महानगरपालिका प्रशासन असो की पोलीस प्रशासन असो की जिल्हा परिषदचं प्रशासन असो वा जिल्हाधिकाऱ्याचं प्रशासन असो यांचा भोंगळ कारभार संपूर्णपणे समोर दिसत होतं। चित्र रस्त्यावर दिसत होतं। त्यांना आम्ही दिनांक 12 तारखेला एक निवेदन दिलं होतं। सर्व प्रशासनांना वेगवेगळं निवेदन दिलं होतं आणि सांगितलं होतं की येथे भरपूर विद्यार्थी येणार आहे आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रशासनाने सज्ज राहावं असं आपण त्यांना एक पत्र दिलं होतं। सैनिक भर्ती के लिए आने वाले युवाओं को वैसे ही लावारिस छोड़ दिया गया है और बड़े पैमाने पर उन्हें असुविधा से गुजरना पड़ रहा है। ना ही उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ना ही उनके लिए कोई प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन किसी काम के लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आने वाले दिनों में सैन्य भर्ती के लिए आए युवाओं के लिए प्रशासन की ओर से कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई तो आम आदमी पक्ष महानगर पालिका व कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेगा। ऐसा अल्टीमेटम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने 23 अक्टूबर 2018 को अमरावती शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सैनिक शेल्टर होम में प्रेस वार्ता के दौरान कहा। परंतु जर कालचं चित्र पाहिलं तर त्यामध्ये असं दिसतं की प्रशासनाला त्याची काही गंभीरता नाहीये। प्रशासनाने काय केलं, त्या मुलांना वाऱ्यावर सोडून दिलं। पूर्णपणे विद्यार्थी रस्त्यावर झोपलेले दिसले। ठीक आहे, रस्त्याची आपण राहायची व्यवस्था एवढ्या जणांची नाही करू शकत, परंतु त्यांच्या पाण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे होता, त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे होती, त्यांना टॉयलेट्स बाहेर टॉयलेटची व्यवस्था करायला पाहिजे होती। त्यानंतर एखाद्याचा अपघात किंवा एखाद्याला जर काही लागलं तर त्यांना त्यांच्या मेडिकल फॅसिलिटीज द्यायची परिस्थिती हे सुद्धा काहीही प्रशासनाने इथे ठेवलेलं नाहीये। अग्निशामक दलाची गाडी दिसत नाही इथे, जे पाण्याचे टँकर्स असतात ते सुद्धा दिसत नाही। महानगर प्रशासन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टॅक्स वसूल करतो आणि त्याच्यातून यांना हे 10 दिवस सुद्धा सोय देता येऊन न राहिली। उलट इथले जे काही संघटना आहेत, पक्ष आहेत, यांनी सुद्धा सोय नाही केली आहे। म्हणजे हे प्रतिनिधी कशासाठी बनलेले आहेत, यासाठी ही प्रेस वार्ता आहे की इथलं जे प्रशासन आहे कमीत कमी प्रशासनाने सुद्धा ही गैरसोय करायला नव्हती पाहिजे। आणि आम्ही त्यांना अल्टिमेटम देतो की जोपर्यंत जर हे व्यवस्था झाली नाही, मुलांची व्यवस्था झाली नाही, तर आम्ही मनपा प्रशासनाचा सुरुवातीला घेराव करणार आहोत। आयुक्तांच्या कार्यालयाचा घेराव करू, अन्यथा। ब्युरो रिपोर्ट, VCN न्यूज।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिशा नेत्रदान हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया। राज्य के सभी नेत्र पेटियों को जोड़ने वाली यह हेल्पलाइन है। दिशा ग्रुप व दिशा आई बैंक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र के सभी नेत्र पीढ़ियों को जोड़ने वाली नेत्रदान हेल्पलाइन का उद्घाटन समारोह मंत्रालय में आयोजित किया गया था। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हाथों से दिशा ग्रुप का व दिशा आई बैंक की नेत्रदान हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में वैद्यकीय शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन, ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे, MMRDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण दराड़े, नई मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर रामस्वामी व अन्य गणमान्य मौजूद थे। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 23 अक्टूबर के रोज अमरावती में नेत्रदान हेल्पलाइन का उद्घाटन समारोह संपन्न किया गया। इस मौके पर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम भी मौजूद थे। इस समारोह में वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर अविनाश साहूजी व दिशा आई बैंक के डॉक्टर मनु तोटे उपस्थित थे। आज या ठिकाणी दिशा आई बँकेमार्फत नेत्रदानासंबंधी हेल्पलाईनचं उद्घाटन माननीय पालकमंत्री श्री प्रवीणजी पोटे पाटील साहेब यांच्या हस्ते होत आहे। खरं म्हणजे ही एक अतिशय उपयुक्त अशी घटना अमरावतीसाठी होणार आहे, ज्यामुळे आपण ज्या कुणाला मृत्यूनंतर नेत्रदान करायचे असेल त्यांनी या नंबरवर फक्त डायल करायचं आहे आणि लगेच त्या ठिकाणी या जी कुठली टीम असेल, ज्या ठिकाणी ते जवळ पडत असेल ते ठिकाण, त्या ठिकाणी आमची नेत्र काढणारी जी टीम आहे ती जाईल आणि त्या रुग्णाचे डोळे नेत्र प्रत्यारोपणासाठी आणल्या जाणार आहे। ही एक अतिशय उपयुक्त अशी गोष्ट अमरावती शहरासाठी आहे। या दृष्टीनं या शहरातून, या जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त नेत्रदान व्हावे अशी एक अपेक्षा व्यक्त करतो। सर्वांनी या महान कार्यात सहकार्य करावं असे आवाहन करतो। धन्यवाद। राज्य सरकार की टैक्स वसूली नियमावली के साथ पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का निर्णय बीते 30 सितंबर 2015 को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। किसानों के विकास कार्य के लिए डीजल पर प्रति लीटर 2 रुपए टैक्स शुरू किया गया। 1 अक्टूबर 2015 से 1 अक्टूबर 2018 इस काल अवधि में लगभग 26 महीने गुजर चुके हैं। पेट्रोल व डीजल प्रति लीटर 2 रुपए टैक्स शासन की तिजोरी में जमा किया जा रहा है। शासन के ही आंकड़ों को अगर ले लिया जाए तो उसके अनुसार पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 2 रुपए के टैक्स के हिसाब से 5 महीने में 1600 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल किया जा चुका है।
जिसका मतलब है कि 1 अक्टूबर 2015 से 1 अक्टूबर 2018 इन 36 महीनों में डीजल और पेट्रोल पे 2 रुपए टैक्स के हिसाब से 11,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे किसानों के नाम पर सरकार ने जमा कर लिए हैं। लेकिन जब यह पैसा किसानों के नाम पर जमा किया गया तो फिर इसे किसानों के नाम पर ही खर्च किया जाना चाहिए, ना कि सरकार द्वारा इधर उधर किसी भी फालतू काम में यह पैसा खर्च किया जाना चाहिए। इसीलिए सरकार को तुरंत ही सूखाग्रस्त जिलों में और तालुकों में इस राशि के उपयोग के लिए कार्य जाहिर करने चाहिए और हर एक सूखाग्रस्त किसान की पत्नी के खाते में 1.5 लाख रुपए दिवाली के पहले ही जमा किए जाने चाहिए। यह मांग भारत जनसंग्राम पार्टी की ओर से की गई है और इस मांग को लेकर भारत जनसंग्राम पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी अभिजीत बांगर को ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस ज्ञापन में यह भी मांग की कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक भारतीय नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय को 1 रुपया भी मिला नहीं। लेकिन भारत जनसंग्राम पार्टी किसानों के खाते में 1.5 लाख रुपए जमा करवाए बिना शांत नहीं बैठेगी। भारत जनसंग्राम पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आले। निवेदनाचे स्वरूप असे होते की दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 1.5 लाख रुपये मिळण्यात आले। 2015 साली पेट्रोलचा दर 2 रुपये वाढवण्यात आला होता। 2 रुपये वाढवून हा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी वाढवण्यात आला होता। आजपर्यंत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत झाली आहे। दुष्काळग्रस्त 2015 पासून जो दुष्काळग्रस्त 2 रुपये वाढवले होते त्याचे सरकारच्या तिजोरीमध्ये 11 कोटी रुपये निधी जमा झालेला आहे। तरीही मी शासनाला निवेदन देण्यात येते की हा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत होण्यासाठी। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट। आगामी 25 अक्टूबर को स्वर्गीय मंगलजी भाई पोपट नेत्रालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में पालक मंत्री प्रवीण पोटे, सांसद आनंद अड़सूल, विधायक सुनील देशमुख, रवि राणा, जिला शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम, पार्षद दिनेश बुप, शिवसेना जिला प्रमुख सुनील खराटे के साथ आदि गणमान्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस नेत्रालय का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य आरोग्य मंत्री दीपक सावंत के हाथों से किया जाएगा। सदर नेत्रालय में शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र तज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनिल हरवानी, अनिल धामोरीकर, अनूप चांडक, मनीष तोटे, नवीन सोनी, प्रवीण व्यवहारे, पंकज लांडे अपनी सेवा देंगे। हरीना फाउंडेशन द्वारा संचालित नेत्रदान, अवयवदान, नेत्रालय, नेत्र प्रत्यारोपण व प्रबंधन के लिए अनेक समितियां गठन की गई है। घर घर जाएंगे, नेत्रदान, अवयवदान की अलग जगाएंगे। इसी उद्देश्य से नेत्रदान व अवयवदान के प्रचार व प्रसार के लिए हरीना फाउंडेशन की सभी शाखाओं के सहयोग से घर घर जाकर अवयवदान एवं नेत्र संकल्प का सभी नागरिकों से फॉर्म भर लिया जाएगा। इसी अभियान का शुभारंभ भी 25 अक्टूबर से ही किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद दौरान दी गई। आने वाले 25 तारीख को हरीना फाउंडेशन एक और पहल करने जा रही है। खापेंडे बगीचा स्थित डॉक्टर स्वर्गीय मदन गोपाल जी के हस्ते जो दवाखाना एक बंद पड़ा था वो पुनश्च शुरू होने जा रहा है। हरीना फाउंडेशन यह दवाखाने के अंदर सारे नेत्र रोगों की जाँच करेगी। स्वर्गीय मंगलजी भाई पोपट नेत्रालय के नाम से संपूर्ण कंप्यूटराइज युक्त यह दवाखाना है। केवल नाममात्र शुल्क पर सभी आंखें जांची जाएगी। गरीब या मध्यम वर्गीय ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। अमरावती का हर नागरिक महंगे खर्चे से, महंगे शल्य चिकित्साओं से परेशान है, उसे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने यह पहल की। आंखों के सारे ऑपरेशंस और चश्मा कम दर्जे में देने का काम, अच्छे से अच्छा चश्मा देने का भी हम प्रयास करेंगे भविष्य में। मैं इस चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि हरीना फाउंडेशन अपना काम कर रही है। नेत्रदान हो, नेत्र प्रत्यारोपण हो, अब दवाखाना हो, अर्थ बिना हम लोग थोड़े से सक्षम नहीं हो पाते। तो सभी से विनती है
भगवान ने जिन्हें सक्षम बनाया है वे आगे आए और हरियाणा नेत्रदान समिति के संरक्षक सदस्य बने और 25 तारीख के उद्घाटन में आप सब आए और अपने हर परिजन को इस दवाखाने के बारे में जानकारी दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। इस मौके पर हरियाणा फाउंडेशन के राजेंद्र भंसाली, सुनील मंत्री, सुरेंद्र पोपली, रश्मि नावंदर, चंद्रकांत पोपट के साथ अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। अकोला जिला के आकोट शहर में MAU फाउंडेशन द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना सर सैयद अहमद खान इनके जीवन परिचय विषय पर इकरा उर्दू हाई स्कूल में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 462 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 3 ग्रुप बनाए गए थे। ग्रुप ए में क्लास 5 से 7 तक के 226 विद्यार्थी शामिल हुए थे। वहीं ग्रुप बी में क्लास 8 से 10 तक के 123 विद्यार्थियों ने तथा ग्रुप सी में 11वीं से 12वीं कक्षा के 113 विद्यार्थियों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। MAU फाउंडेशन 3 सालों से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताएं ले रहा है और विद्यार्थियों को शिक्षण के प्रति जागरूक कर रहा है, जिसकी आकोट शहर में सराहना हो रही है। हमारा इदारा इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स लेता है और इससे पहले कैरियर गाइडेंस के और जिस ऐसे प्रोग्राम जिससे तलबा की हम जो है तरक्की हो, इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए जाते हैं जिसका नियोजन करते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन, आनंद मेला और दीगर तकरीरी मुकाबले और जैसे इस तरीके की बहुत सारी स्पर्धाओं का हम एहतमाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे की हम जो है तरक्की हो। इसके लिए इदारा हमारा पूरा कोऑपरेट करता है, जिसके लिए मैं सोसाइटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमको ऐसे मौके देते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ कर सकें। VCN न्यूज़ के लिए आकोट से जावेद शाह की रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की 50वीं को महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गुरुकुंज मोजरी यहाँ तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि स्थल पर 8 दिनों की पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में साहित्य, कला, क्रीड़ा उत्सव, महिला सम्मेलन, सामाजिक धार्मिक प्रकट मुलाकात, युवक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। उनतीस अक्टूबर को इस श्रद्धा स्थान पर कोने कोने से सभी भाविक संत तुकडोजी महाराज को मौन श्रद्धांजलि देने आएंगे। हर साल की तुलना में इस साल 50वां साल होने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में भाविक आएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ आने वाले सभी भाविकों के लिए यहाँ पर सर्वोत्तम व्यवस्थाएं की गई है। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल की तरफ से सभी भाविकों की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। VCN न्यूज़ के लिए मोजरी से स्वप्निल उमक की रिपोर्ट।